जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, टॉप 500 करंट अफेयर्स की सीरीज जो हमने चलाई हुई है उसका ये 6th वीडियो है। इससे पहले मैंने 5 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और उनकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप टॉप 500 करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट पे जाके उनको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 251 है, हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में भारत के किन देशों को शामिल किया गया है, किन शहरों को शामिल किया गया है। तो देखिए, टाइम्स मैगजीन की जो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस बेसिकली एक मैगजीन निकलती है, उसमें सिटी जो इंक्लूड की गई हैं वो है अहमदाबाद और केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। तो देखिए, ये बने हैं मोहम्मद शामी। इन्होंने वनडे में सबसे तेज 150 एक दिवसीय विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। और ये देखिए, कुल मिलाकर समी संयुक्त रूप से सबसे तेज 150 वनडे विकेट लेने वाले गेंदबाजों में तीसरे नंबर पे हैं। तो देखिए, ये है मोहम्मद शमी, आप इनको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ई अमृत मोबाइल ऐप किस संस्था ने लॉन्च की है। तो ई अमृत मोबाइल ऐप जो है वो की गई है नीति आयोग द्वारा। तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी एप्लीकेशंस वगैरह लॉन्च होती हैं, खास करके जो होम मिनिस्ट्री डिफेंस वगैरह जो डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू ऐप लॉन्च होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ई अमृत नीति आयोग। इसके बाद में जो ई अमृत की फुल फॉर्म है वो आप देख लीजिए, एक्सीलरेटेड ई मोबिलिटी रिवॉल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन। तो आपसे पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है, तो आप इसका आंसर जो देंगे वो देंगे इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन से जो है रिलेटेड है ये। इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल है, तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ईवी उनकी जागरूकता से रिलेटेड ये वेब पोर्टल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 75वें स्वतंत्रता संग्राम के उपलक्ष्य में सरकार ने कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। तो देखिए, आपको पता ही है 75th इंडिपेंडेंस डे जो हमारा हुआ है अभी, उसके लिए नेशनल वाइड कैंपेन कौन सा था, हर घर तिरंगा। तो हर घर तिरंगा कैंपेन था, इसको आप याद रख सकते हैं। कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा। तो देखिए, ये जो कार्बन न्यूट्रल पहला जो है हवाई अड्डे की बात हो रही है, तो पहला इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा लेह हवाई अड्डा। लेह में ये हवाई अड्डा बनाया जाएगा, कार्बन न्यूट्रल ये रहेगा बिल्कुल। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य देश में 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य बन गया। तो ये भी देखिए, पहले राज्य की बात हो रही है, तो ये यूपी बन गया है। उत्तर प्रदेश, आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्द ही दुनिया भर के कई अन्य देशों से बेहतर राजमार्ग संपर्क होगा, और राज्य में अब 13 एक्सप्रेसवे हैं, जो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कुल जो है 3200 किलोमीटर के 13 एक्सप्रेसवे में से 6 उपयोग में है, जबकि अन्य 7 जो है निर्माणाधीन है, कंस्ट्रक्शन इनका चल रहा है। अगला प्रश्न देखिए, करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, कौन सा सही नहीं है इसमें से। तो उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत हैं, बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश सरकार के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत नहीं है। तो देखिए, ये गलत है, ये कंगना रनौत नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के जो है वो है संजय दत्त। अरुणाचल प्रदेश के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है संजय दत्त। हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म, ये मेडीबडी जो है, आपने नाम सुना होगा इसका, हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है एमवे और हेल्थ मेडीबडी, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है अमिताभ बच्चन। और मास्टर कार्ड के वर्ल्ड जो वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर वो है मैग्नस कार्लसन। तो इसको आप याद रखेंगे, मैग्नस कार्लसन जो है मास्टर कार्ड के हैं। अब देखिए, कंगना रनौत का नाम आया था, तो कंगना रनौत किसकी ब्रांड एम्बेसडर है, एक जिला एक उत्तर प्रदेश एक उत्पाद योजना जो है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जो है उत्तर प्रदेश की, उसकी ब्रांड एम्बेसडर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, और इसको आप बिल्कुल टिक कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार निम्न में से किसने संभाला है। तो डेप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, इनका नाम है सुमन बेरी। और जाने माने अर्थशास्त्री सुमन बेरी ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष का जो है कार्यभार संभाला है। नाम से आपको लग रहा होगा कोई लेडी है, लेकिन ये जेंट्स है। तो देखिए, इनको आप देख सकते हैं, सुमन बेरी को। अगला प्रश्न है, RSF 2022 वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की में भारत की रैंकिंग क्या है। तो देखिए, ये जो है RSF, ये बेसिकली क्या है, ये फ्रेंच में दिया हुआ है, फ्रेंच में जो है दिया हुआ है, और इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो देखिए, ये जो RSF है ये है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और इसको जो है ये फ्रेंच भाषा में कहा जाता है, इसको रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स जो है, इसको फ्रेंच भाषा में कहा जाता है। तो इसको आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये बेसिकली रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ही है। RSF इसको फ्रेंच भाषा में कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिपोर्टर्स एंड फ्रंटियर्स जो है इसको कहा जाएगा। यही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकालती है। इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 150वीं है। तो देखिए, 150 इसमें रहेगी। इसमें आप याद रख सकते हैं कि सेंचुरी जो है, फुल सेंचुरी और एक हाफ सेंचुरी जो है भारत ने लगाई है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो भारत की रैंकिंग पिछले साल 142वें स्थान पे थी, अब गिरकर 150वें स्थान पे आ गई है, तो स्थिति और ज़्यादा नाजुक हुई है।
8 स्थान जो है भारत गिर गया है। इससे अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो देखिए ये फर्स्ट, मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, फर्स्ट चीज़ आप थोड़ा जो है ध्यान रखा करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, देखिए इथेनॉल तो काफ़ी जगह पे बनाया जा रहा है और काफ़ी तरीके से बनाया जा रहा है, लेकिन ये ग्रीनफील्ड ग्रेन की बात हो रही है, पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन की बात हो रही है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 जीती है? तो ये जीती गई है रॉनी ओ सुलीवन द्वारा। ये इंग्लैंड में आयोजित हुई थी, तो आप इसको याद रखेंगे, ओ सुलीवन, रॉनी ओ सुलीवन। आयु है इनकी 46। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे उम्र दराज ये जो आयु दी गई है, क्योंकि ये उम्र दराज विश्व चैंपियन बन गए हैं, तो इसलिए ये आप याद रख सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे उम्र दराज जो है जो खिलाड़ी हैं उन्होंने किसने बेसिकली जीती है अभी वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो भी रोनी ओ सुलीवन आप करेंगे। ठीक। अगला प्रश्न है, 3 मई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड परिसर का जो उद्घाटन किया है, तो ये किया गया है 3 मई को, और ये किया गया कहाँ पे? बेंगलुरु में। नेट ग्रिड जो है खुफिया विभागों के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा और आतंकी संगठनों के खिलाफ लड़ाई में उन्हें आधुनिक टूल्स उपलब्ध कराएगा। तो देखिए आप इसको भी याद रख सकते हैं। और उपयोगकर्ता एजेंसियों को डेटा होल्डर्स के साथ जोड़ेगा, बेसिकली डेटा प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे कि रियल टाइम जानकारी उन तक उन्हें मिले और वो एक्शन ले सके। अगला प्रश्न है 263, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण किस यूनिवर्सिटी ने जीता है? तो देखिए सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का जो जीता गया है वो जीता गया है जैन यूनिवर्सिटी द्वारा। और जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस सीक्वेंस थोड़ा सा याद कर लीजिए। पहला जैन ने जीता है, दूसरा एलपीयू ने जीता है और थर्ड जो है पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता है। बीरा जो है KIUG खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है शुभांकर था, तो आप इसको याद रख सकते हैं। बीरा एक इंपॉर्टेंट नाम है, शुभांकर पूछा जा सकता है। और देखिए खेलो गेम्स में राष्ट्रीय खेलों में इतिहास में पहली बार स्वदेशी खेल प्रतियोगिता योगासन और मलखंबा की शुरुआत की है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। पूछा जा सकता है कौन से खेलों की, ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे कौन से खेलों की जो है शुरुआत पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में की गई है, तो ये योगासन और मलखंबा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अगला प्रश्न है, इस साल होने वाले कैंस फिल्म फेस्टिवल में निम्नलिखित में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया है? तो देखिए कंट्री ऑफ ऑनर एक बड़ी बात है ये भारत के लिए कैंस फिल्म फेस्टिवल में। तो कैंस फिल्म फेस्टिवल में भारत को चुना गया है। इस साल होने वाले कैंस फिल्म फेस्टिवल में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया है। 75वां कैंस फिल्म फेस्टिवल है ये। जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने वाले परिसीमन आयोग के प्रमुख कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। ये भी डिलिमिनेशन कमीशन होती है। देखिए जो भी बेसिकली क्या तय करते हैं कि कितनी बाउंड्री होगी, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो कितनी बड़ी होगी, कहाँ से बाउंड्री निकलेगी, तो इसको डिलिमिनेशन कमीशन कहा जाता है। और ये जो जम्मू कश्मीर में होने वाली इसके जो प्रमुख होने वाले हैं इनका नाम रहेगा रंजना प्रकाश देसाई। तो ये न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई रहेंगी, आप देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद में देखिए खबरों में रही सिंथिया रोसेनवेज किस प्रतिष्ठित पुरस्कार की प्राप्त करता है? देखिए सिंथिया रोसेनवेज को जो है कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इनको ये पुरस्कार मिला है विश्व खाद्य पुरस्कार। विश्व खाद्य पुरस्कार इनको मिला है। नासा के एक वरिष्ठ शोध वैज्ञानिक सिंथिया रोसेनवेज को वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन से 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। तो ये जो है कौन है? सिंथिया रोसेनवेज है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बनी है? तो देखिए फर्स्ट वीमेन टू बी फीचर्ड ऑन IMF वर्ल्ड चीफ इकोनॉमिस्ट वॉल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गीता गोपीनाथ बनी है। गीता गोपीनाथ भारत की हैं और ये प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बनी है, तो इसको इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। देखिए पहली तो महिला है, महिला अगर देखी जाए तो पहली महिला है, लेकिन अगर भारतीयों में देखा जाए तो भारतीयों में इनका नंबर दूसरा है, मतलब इससे पहले एक भारतीय जो है वो भी इसमें शामिल हो चुके हैं। तो देखिए गीता गोपीनाथ ये हैं, इनको आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 31वें सरस्वती सम्मान में किसको सम्मानित किया गया है? तो देखिए सरस्वती सम्मान जो दिया गया है वो दिया गया है रामदर्श मिश्र को। रामदर्श मिश्र अब जो है इनको वर्ष 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। और इनकी कविता को आप याद रखना है, बिल्कुल कविता जो है इंपॉर्टेंट है, मैं तो यहाँ हूँ। बेसिकली ये कविता नहीं है, ये कविताओं का संग्रह है, कलेक्शन है, ये कई सारी कविताएं हैं इसमें। तो मैं तो यहाँ हूँ आपको बिल्कुल याद रखना है। और इस पुस्तक का प्रकाशन जो है 2015 में हुआ था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पिछले साल ही हुआ हो तभी मिलेगा ये देखिए
लगभग 10 साल के जो प्रकाशन हुए हैं उसमें जो सबसे फेमस या सबसे महत्वपूर्ण बुक होती है उनके लेखक को जो है दिया जाता है। अगला प्रश्न है, साल 2022 का नाटो शिखर सम्मेलन 28 से 30 जून 2022 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो नाटो का समिट जो हुआ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका समिट किया गया कहाँ पे? तो देखिए आप इसको ना एलिमिनेट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा एलिमिनेट किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए नाटो में जनरली यूरोप की जो कंट्रीज़ है, नॉर्थ अटलांटिक है ना, ये नॉर्थ अटलांटिक के वेस्ट में और ईस्ट में जो कंट्रीज़ हैं उनका ही ये क्या है, बेसिकली क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ये। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूरोप के ही देश है, इसमें और भी देश है नाटो में। तो लेकिन थोड़ा सा एलिमिनेशन से हम क्या कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को। इधर तो यूएसए कनाडा वगैरह जो है इसके मेंबर है, और इधर यूरोपियन कंट्रीज जो है मेंबर है। तो देखिए चीन तो है नहीं, चीन को तो ये लेंगे भी नहीं इतनी जल्दी, चीन नहीं है बिल्कुल, इसको क्रॉस कर देंगे। जापान जो है ये भी नहीं है, क्योंकि जापान भी बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक के आसपास नहीं आता है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है मैड्रिड स्पेन। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, थोड़ा 50-50 करके आपका आंसर जो है सही हो सकता है। तो इसका जो आंसर रहेगा मैड्रिड स्पेन। और साल 1957 में पेरिस में आयोजित पहले शिखर सम्मेलन के बाद यह शिखर सम्मेलन का 32वां संस्करण है। शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता की है नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने की थी। तो ये भी आप इंपॉर्टेंटली याद रख सकते हैं कि नाटो के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, या बाकी चीज़ें दे रखी हैं, नाटो का गठन, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं। नाटो का मुख्यालय जो है ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, डी ग्रुप में आ सकता है, तो आप याद रख लीजिए ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ये नाटो के जो महासचिव हैं ये आपको याद रखने की ज़रूरत है थोड़ा। जेन्स स्टोल्टेनबर्ग जो है ये महासचिव है, 30 इसके कुल सदस्य, नवीनतम जो सदस्य उत्तर मैसेडोनिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो नवीनतम रिसेंटली जिसने ऐड किया है नाटो को वो है उत्तर मैसेडोनिया। तो देखिए इसका उत्तर जो होगा नवीनतम सदस्य का वो उत्तर मैसेडोनिया होगा। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। किस देश के टी राजा कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग है, ये सिंगापुर के हैं। तो ये सिंगापुर से जो है ताल्लुकात रखते हैं टी राजा कुमार, इनको आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन के लिए किस पदक पर कब्जा जमाया है? तो जो लोग स्वर्ण पदक सोच रहे हैं वो गलत है बिल्कुल। इसका जो आंसर रहेगा वो है रजत पदक। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है डायमंड लीग में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो देखिए 80 मैचेस जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं पूरे विश्व के, पूरी दुनिया के पहले खिलाड़ी जिन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम, देखिए 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और एक जो होता है विंबलडन ओपन। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। इसमें 80 मैचों में 80 मैच जीतने वाले जो बने हैं इनका नाम है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच इंपॉर्टेंटली आपने देखे भी होंगे, इनके बारे में जो है आपने बहुत जो है करंट अफेयर्स चलता ही रहता है इनके बारे में। तो सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, और इससे ज़्यादा इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। पहले पुरुष खिलाड़ी तो इंपॉर्टेंटली है ही है। अगला प्रश्न है, पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को निम्न में से किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी मिली है? तो ये दी गई है सफदरगंज रेलवे स्टेशन से। और नेपाल से जो है अपने जो हमारे रिलेशंस हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, उनको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए ये शुरुआत की गई है, सफदरगंज रेलवे स्टेशन से ये शुरुआत की गई है। तो पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को नई दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है। और ये बाकी आप देख सकते हैं कि ऐतिहासिक सांस्कृतिक चमत्कारों को पता, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट एनिमल हेल्थ समिट। तो इसका जो किया है पुरुषोत्तम रूपाला, फोटो में भी आप देख सकते हैं। पुरुषोत्तम रूपाला जो है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं, और इन्होंने इसका जो है नई दिल्ली में क्या किया है, शिखर सम्मेलन, पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन बेसिकली क्या है, इनॉग्रेशन किया है। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है 5वां, इसके अनुसार ये रिसेंटली 5वां ही सबसे रिसेंट है, तो जिनको नहीं पता है वो थोड़ा ध्यान रखेंगे। 5वां जो इसका 5वां एडिशन है ये, इसके अनुसार भारत में कुल जो नई कुल प्रजनन दर है वो कितनी है, टोटल फर्टिलिटी रेट, तो ये है 2.0। इसका जो उत्तर रहेगा 2.0 रहेगा। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने वडोदरा में आयोजित स्वास्थ्य चिंतन शिविर में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर को राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की है। और देखिए अब देख लेते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है कि एक महिला कितने औसत बच्चों, कितने एवरेज संख्या में बच्चों को जो है जन्म दे सकती है। तो देखिए ये कहा जाता है प्रति महिला जो बच्चों का औसत है, इसको कहा जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट। और देखिए ये ये जो पिछला हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था चौथा,
उसमें 2.2 था, अब इसको ये घट के जो हो गया 2.0 हो गया है। तो कुछ जो थिंकर्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जो है ये एक खतरे का निशान भी है, क्योंकि जो हमारा रिप्लेसमेंट रेट है, एक रिप्लेसमेंट रेट होता है कि कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, उनको उनकी जगह लेने के लिए कितने बच्चों का जन्म होना चाहिए। तो जो हमारा रिप्लेसमेंट रेट है वो 2.0 है, और जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है वो जो टोटल रिप्लेसमेंट रेट है वो है 2.1 और फर्टिलिटी रेट है 2.0। तो ये जो है घट गया है। तो घटने की वजह से क्या है, कुछ जैसे देश हैं, जैसे साउथ कोरिया हो गया, या जो भी इस तरीके के देश हैं, जापान हो गया, तो इसमें जो है जो बूढ़े लोगों की तादाद ज़्यादा है, यंग यूथ डेमोक्रेटिक डिविडेंड नहीं है इसमें। तो यूथ नहीं होगा तो ह्यूमन रिसोर्स वगैरह में जो है एक तरीके से कमी होगी, और देश जो है उसकी अर्थव्यवस्था में कमी आएगी। तो जो थिंकर्स हैं वो ये कहते हैं कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है रिप्लेसमेंट रेट के बराबर ही होना चाहिए, जिससे कि जो है क्या है, जितने की डेथ हो रही है उतनी जगह ले सके। तो भारत में भी ये गिर गया है, आप इसको और थोड़ा सा डीपली समझ सकते हैं। इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो मैं बना दूंगा, और अच्छा टॉपिक है तो इसलिए शॉर्ट वीडियो इस पर बननी चाहिए। NFHS पे मैं वीडियो एक लेके आऊँगा आपके सामने। अगला प्रश्न है, कौन सा मिलान सही नहीं है? तो देख लेते हैं। संप्रति युद्ध अभ्यास जो है, यही मुझे गलत लग रहा है। ये भारत और नेपाल के बीच में नहीं होता, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। तो बिल्कुल ये जो है गलत है, नेपाल नहीं आएगा यहाँ पे, बांग्लादेश आएगा। संप्रति जो है ये बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, आप इसको कर लेंगे, कहीं पे लिख लेंगे इंपॉर्टेंटली। ये नाम भी देखिए अच्छा लगता है सुनने में, एग्जाम में इस तरीके के नाम बिल्कुल दे देता है। तो संप्रति बांग्लादेश और भारत के बीच में होता है। धर्म गार्जन जो है जापान और भारत, बिल्कुल सही है। नोमैटिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया। और शाहीन युद्ध अभ्यास जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पोटेंशियल लगता है आने की। तो इसमें देखिए चीन और पाकिस्तान के संबंध, ये जो है एक डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज है, भारत के खिलाफ भी ये हो सकती है। तो शाहीन नाम है इसका, चीन और पाकिस्तान के बीच में है ये। अगला प्रश्न है 277, मेल सही नहीं है। कौन सा मेल सही नहीं है? तो देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, ये जो है ये सही है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है 25 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को। और ये जो है ना राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ये गलत है, ये 25 जनवरी को नहीं मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो आप इसको सही कर लेंगे। ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है। और विश्व ब्रेल दिवस जो है, ब्रेल जो बेसिकली क्या है, देखिए ब्रेल होती है एक ऐसी लिपि जिसमें जो भी बेसिकली जो फिजिकली हमारे चैलेंज्ड होते हैं जो भी, तो उनको देखिए सुनने में, महसूस करने में, वो हाथों के टच से चीज़ों का पता लगाते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ब्रेल बेसिकली वो क्या है, एक लिपि है। तो ये 4 जनवरी को इसका दिवस होता है। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को होता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है 25 जनवरी को होता है। और विश्व क्षय दिवस, टीबी दिवस जो है 24 मार्च को होता है। तो इसको आप कर लेंगे। इसके बाद में देखिए सूचकांक में देखना है। सूचकांक में भारत विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक में भारत की जो संख्या है वो है 131। विश्व भुखमरी दिवस, देखिए ये 2020 वाला आप छोड़ भी सकते हैं, 20 वाला आप छोड़ दीजिए। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में 101 रैंक। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में 46। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में हमारी 46। तो इसमें देखिए जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है ये मुझे गलत लग रहा है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 46वां नहीं 85वां स्थान है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये 46 नहीं है, 85 है। और देखिए लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भी हमारा जो रैंक है वो 46 है। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। 46 में ग्लोबल इनोवेशन भी है, और 46 में क्या है, लोकतंत्र सूचकांक 2021 भी है। और देखिए जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है जो कि जिसमें हमारी रैंक है 85, इसको जो जारी करता है वो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मेल सही नहीं है? तो देखिए कौन सा मेल सही नहीं है। विश्व ओजोन दिवस जो है ये 26 सितंबर को ही मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस गलत दिया हुआ है, 24 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता है, ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व एड्स दिवस आपको पता ही होगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले और कुछ दिवस दिए हुए हैं इसमें। मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी बिल्कुल सही है। युवा दिवस विवेकानंद जी की जयंती पे 12 जनवरी सही है। और विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है, 16 मार्च को नहीं मनाया जाता। तो इसको आप सही कर लेंगे, ये 28 फरवरी होगा इसका आंसर। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को सही है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है 16 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभांकर क्या है? तो देखिए मैस्कट ऑफ 4th खेलो इंडिया यूथ, इसका जो शुभांकर है वो है धाकड़। धाकड़ जो है बेसिकली देखिए हरियाणा की साइड में एक शब्द होता है धाकड़, मतलब जो
बिल्कुल स्ट्रांग हो और जो बिल्कुल एक क्या है बोल्ड जिसको कह देते हैं इंग्लिश में, तो बोल्ड या धाकड़ जो है इसका शुभारंभ रहा है खेलो इंडिया गेम्स का। अगला प्रश्न है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पीएम मित्र योजना लागू करता है? तो देखिए पीएम मित्र योजना लागू की जाती है बेसिकली, इसमें आंसर रहेगा कपड़ा मंत्रालय। कपड़ा मंत्रालय इसका आंसर है। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अप्रैल पार्क, तो देखिए अप्रैल का मतलब भी कपड़े होता है बेसिकली, जो हम पहनते हैं उसको अप्रैल कहा जाता है। तो पीएम मित्र की फुल फॉर्म ये है और इसको लागू किया जा रहा है। तो पीएम मित्र पार्क कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बनाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में चीन में होने वाले एशियन गेम्स 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो देखिए कोविड के चलते स्थगित पोस्टपोन किया गया था एशियन गेम्स 2022 को। तो इसका जो नई डेट है 2023 है, 2023 में ये आयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है 7 मई 2022 को किसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतेह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो देखिए 26वीं बार इन्होंने स्थापित किया है रिकॉर्ड, ये है, इनका नाम होगा प्रियंका मोहिते, इनका नाम है कामी रीता शेरपा, ये कामी रीता शेरपा है इसका आंसर, कामी रीता शेरपा है। तो ये आप देख सकते हैं कामी रीता शेरपा को, इन्होंने जो माउंट एवरेस्ट है उस पर 26वीं बार फतेह कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है हाल ही में कौन दुनिया की 5वीं ऊंची चोटी को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है? तो देखिए ये जो 5वीं ऊंची चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है, तो ये बनी है प्रियंका मोहिते, इनका नाम है प्रियंका मोहिते, तो आप इनको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में मैड्रिड ओपन का खिताब जीतने वाले कार्लोस अल्कराज किस देश से हैं? तो ये जो है बिलोंग करते हैं बेसिकली स्पेन से, आप इनको भी याद रख सकते हैं। हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो ये तो आपको पता ही होगा, ये रिलायंस बन गई है। 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे भारत में कोविड मौतों से जुड़ी तस्वीरों के लिए पुलित्जर अवार्ड मिला है? तो एक पुलित्जर अवार्ड जो मिला है वो मिला है दानिश सिद्दीकी को। कोविड के टाइम पे इन्होंने जो है कुछ तस्वीरें इस तरीके की खींची हैं जिसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है, और ये बेसिकली क्या है, एक जर्नलिस्ट है। तो दानिश सिद्दीकी क्या है, एक पत्रकार है, इनको क्या मिला है, ये पुलित्जर अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है LIC में 3.5% बेचकर सरकार द्वारा जुटाई जाने वाली कुल राशि कितनी है? तो देखिए ये राशि है 21,000 करोड़ रुपए। LIC के 3.5% बेचकर जो है 21,000 करोड़ रुपए की राशि गवर्नमेंट ने क्या की है, अर्ज की है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस बैंक ने एक्सप्रेस कार लोन शुरू किया है? तो देखिए एक्सप्रेस कार लोन जो शुरू किया गया है वो HDFC द्वारा शुरू किया गया। देखिए इसमें निजी क्षेत्र के जो ऋणदाता HDFC बैंक ने 30 मिनट एक्सप्रेसवे कार लोन पेश किया है। तो ये इनका जो दावा है वो है 30 मिनट में, आधे घंटे के अंदर अंदर ये क्या दे देंगे, किसी को भी कार लोन प्रोवाइड करा देंगे। इसमें जो मौजूदा और ग्राहकों मतलब बेसिकली HDFC के जो भी कस्टमर है उनको और उनके अलावा भी दोनों को जो है एंड टू एंड डिजिटल नई कार ऋण समाधान दिया जाएगा। अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में कौन सा मेल सही नहीं है? तो देखिए कुछ दिवस दिए हुए हैं। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, बौद्धिक संपदा दिवस जो है 26 अप्रैल, सांख्यिकी दिवस 29 जून और अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस जो है 29 जुलाई को। तो इसका जो आंसर नहीं होगा वो है अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 29 जुलाई को नहीं, ये 12 जुलाई को मनाया जाता है, ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। बाकी के सही है, मलेरिया 25 अप्रैल, बौद्धिक संपदा 26 अप्रैल और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। बाकी अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस है पता होना चाहिए आपको, 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ दिवस जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो है हाल ही में किसने कलम वेबसाइट लॉन्च की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कलम वेबसाइट जो लॉन्च की है वो ओम बिरला द्वारा की गई है। ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं और उन्होंने स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहन करने के लिए प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल कलम वेबसाइट शुरू की है। इसको आप देख सकते हैं, इसका उद्देश्य हिंदी साहित्य को और लोकप्रिय बनाने का काम करेगा ये। अगला प्रश्न है पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस पेशे से जुड़े थे? तो देखिए ये जो है संतूर वादक थे, संतूर वादक ये रहे हैं। 84 साल में इनका निधन हो गया और इनको जो है संतूर जम्मू कश्मीर में प्रचलित वाद्य यंत्र है, तो उसके लिए इन्होंने इसको जो है इन्होंने पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया है, ये आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है किस भारतीय वास्तुकार आर्किटेक्ट को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो किया गया है ये किया गया है बालकृष्ण दोषी को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट रीवा द्वारा सम्मानित वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। और देखिए यह है
जो रॉयल गोल्ड मेडल और प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं, जिसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, बालकृष्ण दोषी। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 100 स्टेशनों पर पीएम वाणी वाईफाई योजना शुरू की है। तो देखिए वाणी योजना जो थी वाईफाई से रिलेटेड थी और ये शुरू की है बेसिकली रेलटेल ने। आप जब सफ़र करते होंगे रेल का तो आपको वाईफाई मिलता होगा और उसमें रेलटेल लिखा हुआ आता होगा, तो ये वही चीज़ है, वही कंपनी है। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है 2022 टेम्पलेटन प्राइज़ के विजेता कौन है। तो देखिए टेम्पलेटन प्राइज़ के जो विजेता हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है फ्रैंक विल्जेक है इनका नाम। ये नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकी विज्ञान और लेखक फ्रैंक विल्जेक को इस वर्ष के प्रतिष्ठित टेम्पलेटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये जो है फ्रैंक विल्जेक हैं, ये पहले इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में सबसे टॉप पर कौन है। तो देखिए ये पहला नंबर जो है ये है पहला नंबर है बेसिकली लियोनेल मेसी का, पहला नंबर लियोनेल मेसी का है। दूसरा जो है ये बेसिकली बास्केटबॉल के कोई खिलाड़ी हैं लेब्रोन जेम्स, और इसके बाद में जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं जो थर्ड नंबर पे है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, राजीव कुमार इसका आंसर होगा। और ये IAS ऑफिसर रहे 1984 बैच के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त ये बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना किस राज्य में कोचिंग सेंटर खोलेगी। तो ये खोली जाएगी मणिपुर में। इसका आंसर जो रहेगा मणिपुर रहेगा। आज का देखिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में थॉमस कप का आयोजन कहाँ किया गया है। तो देखिए थॉमस कप का जो आयोजन किया गया है वो बेसिकली कहाँ किया गया है, ये बैंकॉक में किया गया है। और किस खेल से संबंधित है, थॉमस कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। थॉमस कप को पुरुषों की विश्व टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है। तो देखिए इसका दूसरा नाम भी है पुरुषों की मैन वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप भी इसको कहा जाता है। सबसे हाल का जो चैंपियन बना है, मतलब अभी रिसेंटली सबसे जो चैंपियन बना है सबसे लेटेस्ट संस्करण में वो है भारत, और भारत का ये पहला खिताब है। और सबसे अधिक बार जो चैंपियन बना है वो इंडोनेशिया, जिसके 14 खिताब अभी तक इसने जीते हैं। तो देखिए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था ये। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें जो हैं, ये प्रश्न बिल्कुल पसंद आ रहे होंगे, रेलिवेंट लग रहे होंगे एग्जाम से। आपके कोई भी अगर सुझाव होते हैं आप कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए, और ये जो सीरीज़ चल रही है इसको शेयर कीजिए। जो भी आपके मित्र हैं, जो भी आपके भाई बहन हैं, जो भी इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है ये। कहीं से भी कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये चुन के ही प्रश्न मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आप इनको शेयर कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको अगर कंटेंट पसंद आता है तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें। और अन्य आपका कोई भी फीडबैक है, आपको जो है लेवल कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है या ठीक लग रहा है, तो आप बताया करिए, जिससे कि जो है मैं आगे अपनी वीडियोज़ में अपने जो कंटेंट में थोड़ा सुधार कर सकूँ। आप ही के लिए चीज़ें हो रही हैं। इसी के साथ में दोस्तों आशा करता हूँ कि इस साल आपको जॉब बिल्कुल मिले, और इसी के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।